फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो अपनी पूरी की पूरी काउंसिल को खत्म कर देते हैं, जिसके अंदर वो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को फंड कर रहे थे और उनके अलग अलग आइडियाज के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस बात का एहसास करा कि बेसिकली वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने आइडियाज के दरमियान पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं, और जब साइंस के बीच में पॉलिटिक्स आती है तो साइंस ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती है। तो इसीलिए वो बेसिकली अपनी एक नई टीम को बनाते हैं, एक अपना नया ग्रुप बनाते हैं फ्यूचर फाउंडेशन के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ बच्चों को जो है यहाँ पे अपने पास भर्ती किया है और उनको जबरदस्त तरीके से वो एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके जरिए वो इम्पॉसिबल आइडियाज के ऊपर काम कर सकें। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हमारी कहानी शिफ्ट होती है बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों के पास यहाँ पे जो एक जबरदस्त किस्म का इनविटेशन कार्ड आया हुआ है आर्केड टॉयज की तरफ से, जहाँ पे हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल मैन जो है वो बेसिकली इन लोगों को यहाँ पे दावत दे रहा है कि उसकी तरह की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है टॉय स्टोर की, तो वहाँ पे वो लोग आए इसको अटेंड करने के लिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली फ्रैंकलिन यहाँ पे बैठा हुआ होता है अपने एक दोस्त के साथ और वो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो फ्रैंकलिन बोलता है क्या मतलब, तुम दोबारा कहोगे? तो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो फ्रैंकलिन बोलता है चलो फिर हम आगे चलते हैं। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से दोबारा फ्यूचर फाउंडेशन के पास शिफ्ट होती है और आज मैं आपको शॉर्ट इन करके बताऊंगा यहाँ पे बिल्कुल कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो उनको मुकम्मल तौर से पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने सब कुछ उनको ही खुद से करने के लिए बोला हुआ है, बस वो उनको एक तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक ने उनको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कहा था। तो और ये देख के मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारा ये डिसीजन सुनने के बाद मुझे इंसल्ट फील हो रही है या मैं तुम पे एक्सट्रीमली प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि तुम लोग फ्यूचर फाउंडेशन का पहला प्रोजेक्ट चूज करोगे तो शायद वो कुछ ज्यादा ही ब्रॉडर होगा, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो सकती है जिसको तुम लोग सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो। तो हम इसे देखते हैं कि ड्रैगन मैन बोलता है कि अगर आपका फोकस एक हील्ड माइंड के ऊपर हो तो कोई भी चीज आपके कंपैरिजन में छोटी नहीं होती डॉक्टर रिचर्ड। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक मुस्कुराते हुए कहते हैं लगता है कि ये आज का आइडिया भी ड्रैगन मैन के दिमाग से निकल कर आया है, जो कि इसके दिमाग को दोबारा से रिबिल्ड जो किया है विलेरिया ने। तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि एक्चुअली डैड ये मेरा आइडिया नहीं बल्कि मीक का आइडिया था। तो हम देखते हैं कि बीक बेसिकली वही आदमी है जो कि उन मोलाइट्स का हिस्सा है। तो इसी तरह मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो यंग मैन कि तुम यही करना चाहते हो? तो इसी तरह वो वहां से कहता है कि बिल्कुल मिस्टर रिचर्ड, हमने जिस बात का फैसला कर लिया है उसी के ऊपर आपको इंसिस्ट करना चाहेंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि इतनी देर में फ्रैंकलिन आ जाता है और वो कहता है कि हे डैड। मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि जस्ट अ सेकंड फ्रैंकलिन, तो मैं इस बात को अस्यूम करूं कि तुम लोग यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो, उसकी कोशिश कर रहे हो, जिसको सॉल्व करते करते मुझे काफी साल लगे और आज तक मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो वहीं से देखते हैं कि एलेक्स बोलता है हाँ आप कह सकते हैं कि हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इस वक्त हम जो है बेसिकली एक बाइनरी एंड गेम खेल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनरी के अंदर ऑन और ऑफ का ही काम होता है, और हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो भी सिर्फ दो ही नेचर से काम करती हैं, या तो वो ऑन होती हैं या तो वो ऑफ होती हैं। हमें लगता है कि हम या तो जीत सकते हैं या हम हार सकते हैं, और हमें ऐसा लगने लगा है कि अब हम एक वक्त में दोनों चीजों को कर सकते हैं, यानी हम एक वक्त में जीत भी सकते हैं और एक ही वक्त में हार भी सकते हैं सर। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि जरा एक मिनट होल्ड ऑन अ सेकंड एलेक्स, अब बताओ फ्रैंकलिन के आखिरकार मसला क्या हो गया है? तो फ्रैंकलिन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल डे है डैड, आपने मुझसे और लीड से वादा करा था कि आप हम दोनों को मिस्टर इम्पॉसिबल के पास लेके जाएंगे उनके टॉय स्टोर की ओपनिंग के ऊपर। तो इसे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि लिसन सन, देखो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं शायद आज तुम लोगों के साथ ना जा पाऊंगा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ जाने के लिए अंकल जॉनी को बोल दिया है, क्योंकि तुम्हारी मॉम वो तो साउथ पोल के ऊपर अपने ही दूसरे कामों के अंदर लगी हुई हैं और वो मेरे ख्याल से लॉबी के अंदर तुम्हारा इंतजार ही कर रहे होंगे जाने के लिए। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि बट डैड मैं तो सच में आपके साथ जाना चाहता था ना। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे माफ़ करना फ्रैंकलिन, लेकिन मैं अभी इस वक्त नहीं जा सकता हूँ। अब जाओ फॉरेन से माया के खूब मजे करो और उस तरह से प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम वहाँ पे काफी ज्यादा मजा करोगे और स्माइल ही करते रहोगे, और जब तुम वापसी अगर आओगे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो इससे फ्रैंकलिन बोलता है कि ठीक है डैड जैसा आप कहें। तो विलेरिया बोलती है कि बाय फ्रैंकलिन, मजे करना। तो इससे फ्रैंकलिन बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह हम यहाँ से डाउन स्टेयर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे अंकल जॉनी उनका इंतजार कर रहे होते हैं लीच का और उसका, और फ्रैंकलिन हम देखते हैं कि यहाँ पे आ तो गया लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड नजर आ रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जॉनी समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल को देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड नजर आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें शायद अपने डैड के साथ जाना था और तुम्हें यहाँ पे अपने अंकल मिल गए। देखो इस वक्त जो तुम्हारे साथ हो रहा है मैं उसको मुकम्मल तौर से फील कर सकता हूँ फ्रैंकलिन, क्योंकि बचपन में मैं और सू जब एक साथ कहीं जाने के बारे में सोचा करते थे तो डैड ज़्यादातर सारा का सारा टाइम सूजन को ही दिया करते थे और मुझसे कम बात किया करते थे। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद डैड को मुझसे इतना प्यार नहीं है, वो मुझे इग्नोर करते हैं और सूजन से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि सूजन और डैड के बीच ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन थी जिसके ऊपर वो बात करते थे, वो एक दूसरे को समझते थे, तो इसलिए डैड उससे ज़्यादा बातें किया करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डैड मुझसे कम प्यार करते थे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल चल रहे हैं तो उनको फ़ौरन से निकाल देना चाहिए। और सीधा हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे बच्चों को चीयर अप करने की कोशिश करता है और बोलता है
तो चलो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे गोल्ड क्रेडिट कार्ड मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आज हम जाके बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की शॉपिंग करने वाले हैं। तो बताओ क्या तुम लोगों की शॉपिंग लिस्ट तैयार है? और ये बताओ कि तुम्हारी लिस्ट में सबसे पहली चीज क्या है? कहीं वो ह्यूमन टॉर्च का एक्शन फिगर तो नहीं है? वो बहुत ही बढ़िया चॉइस है। लेकिन फ्रैंकलिन बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो वेब शूटर्स खरीदेंगे। और वहीं से लीच बोलता है कि मैं तो रिपल्सर्स खरीदूंगा। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि मैं तो कभी बच्चे नहीं करने वाला। और इसी के कुछ देर बाद हम शिफ्ट होते हैं यहाँ पे आर्केड टॉयज के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सुपर हीरो टॉयज की एक जबरदस्त किस्म की आज ओपनिंग हुई है। और यहाँ पे ओपनिंग किसी और ने नहीं बल्कि इम्पॉसिबल मैन ने करी है, जिसको आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। लेकिन यहीं से अगले पल जॉनी बोलता है, ओ तुम दोनों जहां हो बिल्कुल वहीं पे रहो, हिलने की कोई जरूरत नहीं है। आर्केड, आखिरकार तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक विलन मार्वल कॉमिक्स का आर्केड मौजूद है। और अगर आपने नोटिस ना किया हो तो बेसिकली ये टॉय स्टोर उसी के नाम के ऊपर बना हुआ है। और ये देख के जॉनी फौरन से उसके ऊपर भड़कना शुरू हो जाता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल मैन यहाँ पे आता है और कहता है, हे जॉनी मुझे पहचानो, मैं इम्पॉसिबल मैन हूँ और मुझे देख के काफी ज्यादा खुशी हो रखी है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इम्पॉसिबल मैन यहाँ पे आता है और जॉनी से गले वाले लग के उसको ग्रेडिंग देता है। तो इम्पॉसिबल मैन आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जिस तरह उसका नाम है इम्पॉसिबल मैन, यानी कि वो कोई भी चीज बन सकता है, वो अपने आप को शेप शिफ्ट कर सकता है। आप उसको समझ सकते हैं कि वो एक तरह का स्क्रल है लेकिन वो ह्यूमन है और उसके पास स्क्रल जैसी पावर्स मौजूद हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा टॉय स्टोर है वो उसी का है। तो हम देखते हैं कि ये देख के जॉनी से सवाल करता है कि आखिरकार उसने आर्केड जैसे विलन को अपने साथ क्यों लिया। तो यहाँ पे बेसिकली इम्पॉसिबल मैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं और आर्केड दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। मतलब हम लोग जिंदगी में अपने कुछ करना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास करने के लिए वो सारी की सारी रिसोर्सेज मौजूद नहीं थी। कुछ चीजें जो कि मेरे पास मौजूद थी उसके जरिए मैं इस पूरी की पूरी दुकान को खड़ा नहीं कर सकता था, और कुछ चीजें जो आर्केड के पास थी उसके बिना मैं अपने आप को जो है खड़ा नहीं कर सकता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा हमारे लिए एक बिजनेस डील है, जिसके अंदर मैं उसकी कंपनी और उसकी मार्केटिंग को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पे वो सारी की सारी शिपिंग कॉस्ट और उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट का 20% ले रहा है और उसके बदले बाकी के सारे काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और जो मेरा ड्रीम था यहाँ पे इस पूरे के पूरे बिजनेस को चलाने का, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और अब मैं बहुत जल्द जो हूँ यहाँ पे मिस्टर इम्पॉसिबल की मर्चेंडाइज को भी लॉन्च करने वाला हूँ। तो वहीं से जॉनी बोलता है, क्या तुम्हें इस गाय के ऊपर ट्रस्ट है? तो वहीं से आर्केड बोलता है कि लिसन, मैं तुम्हारे कंसर्न को अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश करी है पहले, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन तुम इस बात को जानते हो ना कि मैं पैसे बनाने को ज्यादा अहमियत देता हूँ ना कि सुपर हीरोज को मारने के अंदर। तो आई प्रॉमिस कि मैंने वो सारे के सारे मर्डर गेम्स को अब छोड़ दिया है, सारे के सारे डेथ ट्रैप्स मैं खत्म कर चुका हूँ। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि हाँ वो तो तुम्हें कर देनी चाहिए, लेकिन ये बात याद रखना कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही है। इसी तरह देखते हैं कि जॉनी वहाँ पे आके पूछता है बच्चों से, तो तुम लोगों को क्या लगता है गाइस? तो वो लोग कहते हैं कि यार वो तो हमें बिल्कुल क्रीप लगता है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि अंकल उसको जाने भी दीजिए ना, हम अपना काम करते हैं। और इसी तरह कुछ देर के बाद देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आर्केड सारे के सारे लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म के एक्शन फिगर्स को लॉन्च कर रहे हैं, इम्पॉसिबल मैन के और इस तरह के जबरदस्त किस्म के खिलौने यहाँ पे सब चल रही हैं। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इम्पॉसिबल मैन यहाँ पे अपने खिलौने की रिबन्स काट देता है, तो तभी हम देखते हैं कि आर्केड बेसिकली वही काम करने में लग जाता है जिसके लिए जॉनी स्टॉर्म का हमेशा से उसके ऊपर शक था। यानी वो जितने भी सारे के सारे खिलौने थे उसको वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है और यहाँ पे एक भगदड़ मचाना शुरू कर देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि जॉनी अगले पल अपने फ्लेम ऑन करता है और कहता है कि मैं जानता ही था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जॉनी के ऊपर उसके खिलौनों के साथ अटैक कराना शुरू करता है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे उसके खिलौनों को चक्कर में लीच जो होता है उसको भी चोट लग जाती है और ये देख के फ्रैंकलिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इम्पॉसिबल मैन यहाँ पे एक बहुत बड़े से स्टैचू को होल्ड करके रखा होता है और कहता है, आर्केड तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा सीरियसली हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि इसका नतीजा क्या हो सकता है? तो वहीं से आर्केड बोलता है कि ओ तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ डील कर लूंगा और एक अच्छा इंसान बन के रहने वाला हूँ? और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे इम्पॉसिबल मैन के सारे एक्शन फिगर्स जो होते हैं उनको इसके ऊपर मारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन यहाँ पे लीच के पास आता है और कहता है कि लीच तुम्हें जागना होगा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हे मिस्टर आर्केड जरा मेरी तरफ देखो। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली फ्रैंकलिन को वहाँ पे गुस्सा आ चुका है और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पीछे मुड़ के उस डायनासोर की तरफ जरूर देखता। तो इसे आर्केड बोलता है, अच्छा उस एनिमल की तरफ जो कि एक स्टफ्ड एनिमल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो मेरा क्या ही कर सकता है? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड ने बेसिकली अनइंटेंशनली अपनी पूरी की पूरी रियलिटी वार्पिंग वाली पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसने देखा कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसने ड्रैगन को जो एक तरह से जो खिलौने का ड्रैगन था उसको जिंदा कर दिया और उसके जरिए उसने पूरे के पूरे आर्केड को उसके मुंह में डाल दिया, यानी कि इसको मारने की कोशिश करी। और वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि अंकल जॉनी सारे के सारे खिलौनों को जला के राख कर दें। और इसी तरह हम देखते हैं कि जॉनी वहाँ पे जबरदस्त तरीके से पूरे के पूरे खिलौनों को जला के राख कर देता है। लेकिन इम्पॉसिबल मैन बोलता है कि नहीं, तुमने उनको मार डाला, मैं उनकी चीखें सुन सकता हूँ, वो सारी की सारी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल मैन अपने आप का गेटअप चेंज करता है और बोलता है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैं पूरी की पूरी एकेडमी का थैंक करना चाहूंगा और अपने एजेंट्स का जिन्होंने मुझे आज एक्टिंग करने का मौका दिया। तो जॉनी बोलता है कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो।
और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वहीं से जॉनी पूछता है तो आप बताओ कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तो इम्पॉसिबल मैन बोलता है कि ओ उसकी चिंता मत करो, आर्केड को मैं यहाँ पे संभाल के रखूंगा जब तक अथॉरिटीज नहीं आ जाती, और वैसे भी जो उसने मेरे साथ करने की कोशिश करी है उसके लिए मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और अगर हमारा फ्यूचर में कभी मिलना हुआ या तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हुई तो ये पूरे के पूरे हमारे छोटे से सुपर ग्रुप को मत भूलना, और तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। तो जॉनी बोलता है कि हम लोग कोई सुपर ग्रुप वगैरह नहीं है। तो वहीं से वो बोलता है कि चलो ठीक है हीरोज, अब जाओ अपने अपने घर और मजे करो। और इसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली फ्रैंकलिन, लीच और वो लोग दोबारा से वापसी घर की तरफ आ जाते हैं। और इसी तरह वहीं से जॉनी पूछता है तो अब बताओ बच्चों कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है, और वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं कि फ्लेम ऑन। लेकिन इसी तरह हमारे पास आज की कहानी जो है दोबारा से न्यू वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट की जा रही है, जहाँ पे 515 सालों के बाद अब देख रहे हैं टेड कैसल ने जो वहाँ पे एलोसा मलॉय को जो सिंथेटिक बॉडी बना के दी थी, उसने जो है टोटल अवेयरनेस को हासिल कर लिया है। और उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसकी लॉन्ग फॉरगॉटन मेमोरीज और उसकी सारी की सारी कॉन्शियसनेस को भी उसी बॉडी के अंदर डाल दिया है। और सबके बाद एलोसा मलॉय ने जो है वो टेड को जो कुछ उसने किया था उसको ऊपर माफ़ कर दिया। और वहीं पे अगर हम देखेंगे 648 ईयर्स के बाद, और इसी तरह बता रहा होता है कि किस तरह से वहाँ पे टेड ने जो है बेसिकली एलेसा मलॉय की मदद से एक ज़बरदस्त किस्म के पूरे वर्ल्ड शिप को तैयार करा है जो कि सिंगुलैरिटी के आसपास ऑर्बिट कर सकता है अर्थ के साथ साथ। और उसने सारी की सारी नॉलेज जो है वो बेसिकली एलेसा मलॉय की बॉडी के अंदर डाल दी है। इसी तरह हमें यहाँ पे रियल टाइम बियॉन्ड द डिस्टॉर्शन बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है न्यू वर्ल्ड के ऊपर। तो बताया कुछ ऐसा जा रहा है अल्ट्रॉन कलेक्टिव जो है वो अपनी पॉपुलेशन के मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन 10 की वैल्यू 9th पे पहुंच चुकी है। और उन्होंने पूरे की पूरी टेराफॉर्मिंग एफर्ट को जो है कंक्लूड कर लिया है। उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे प्लेनेट बना लिया जिसको उन्होंने नाम दिया है प्लेनेट अल्ट्रॉन। और इसी तरह यहाँ पे न्यू वर्ल्ड के ऊपर 820 ईयर्स के बाद बताया जा रहा है कि किस तरह से नेटली एक्स जो थी वो मुकम्मल तौर पे इवॉल्व हो चुकी है और उसकी बॉडी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब न्यू वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो उनके दिमाग के अंदर बसती है, उनकी बॉडीज के अंदर बसती है और उनको कंट्रोल कर सकती है। नेटली एक्स जो है वो पूरी की पूरी न्यू वर्ल्ड की एक वर्ल्ड माइंड बन चुकी है। और इसी तरह देखिए अगर हम 1300 ईयर्स के बाद न्यू वर्ल्ड के ऊपर, तो लॉर्ड लाइटवेव अभी भी रेस्टलेस हैं। उनको रात के टाइम वो खतरनाक किस्म के ख्वाब आ रहे हैं कि किस तरह से गैलेक्टस उनको हॉन्ट करने की कोशिश कर रखा है। ऑल डे ऑल नाइट वो बस यही सोचते हैं। और अगर हम 1217 साल फ्यूचर में चले हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैनर जूनियर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अब उसके गाने सुनने का वक्त खत्म हो चुका है और उसने एक नया स्टेज ले लिया जिसको वो माइस्ट्रो कह रहा है, और माइस्ट्रो ने वहाँ पे आके स्टेज को संभाल लिया है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हल्क जूनियर जो था वो अब 1200 सालों के बाद भी जिंदा है और वो एक तरह का माइस्ट्रो हल्क बन चुका है फ्यूचर के अंदर। और उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं द थिंग के पास। हम देखते हैं कि वो कहता है कि देखो ये चीज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए स्ट्रेच, क्योंकि मैं अपने सारे के सारे काम तबाड़े को छोड़ के तुम्हारे पास मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ यहाँ बैठो तो सही बहन। तो बहन बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रखा है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि वैलेरिया तुम क्यों नहीं बताती हो। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि दरअसल वैलेरिया और पूरे की पूरी फ्यूचर फाउंडेशन जो है जो उनका पहला प्रोजेक्ट था वो कुछ ये था कि वो लोग यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि द थिंग को जो हील करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री के अंदर आज तक सब कुछ हो चुका है। उन्होंने यूनिवर्सेस को पूरी की पूरी एक्सप्लोर कर लिया, उन्होंने नेगेटिव जोन को एक्सप्लोर कर लिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर लिए, लेकिन एक चीज़ मिस्टर फैंटास्टिक से जो आज तक नहीं हो पाई है वो ये है कि उन्होंने द थिंग को हील नहीं किया है। मतलब द थिंग की जो बॉडी है वो अपनी उसी रॉक वाली फॉर्म के अंदर है, और मिस्टर फैंटास्टिक कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लें वो कभी उसको मुकम्मल तौर पे हील नहीं कर पाते हैं। और अब फ्यूचर फाउंडेशन ने जो अपना पहला मिशन लिया है, जो अपना पहला प्रोजेक्ट लिया वो यही लिया है कि वो लोग बेसिकली यहाँ पे द थिंग को हील कर सकते हैं। और ये सुन के तुम देखते हैं कि द थिंग का पहला वही रिएक्शन होता है बिल्कुल जो कि उसका हमेशा से था कि जब रीड इतने सालों से ये कोशिश कर चुका उससे कुछ ना हुआ, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम छोटे छोटे बच्चे रीड से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन वो उसको बच्चे समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एक अलग तरीके से देख रही है। जहाँ पे रीड रिचर्ड उसको मुकम्मल तौर पे हील करना चाहते थे, ये बच्चे सिर्फ इस तरह से करना चाह रहे हैं कि वो उनका एक ऑन ऑफ स्विच बनाना चाहते हैं। जिस तरह जॉनी स्टॉर्म जब अपनी पावर्स को ऑन ऑफ कर सकता है जब चाहे, इसी तरह द थिंग के पास भी एक स्विच होना चाहिए। तो वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार करा है वो इतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। वो जो है सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए अपनी ह्यूमन फॉर्म के लिए अंदर रह सकते हैं, लेकिन वो रह ज़रूर सकते हैं जो कि पहले इम्पॉसिबल था। तो वहीं से द थिंग एकदम बोलता है तो आखिर मैं कितने टाइम के लिए ह्यूमन बन सकता हूँ। तो वहीं से एलेक्स बताता है कि जब आप अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर होंगे तो आप अपने आप को दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका कंट्रोल मुकम्मल आपके पास अभी नहीं होगा। और प्रिसाइसली अगर बात की जाए तो आप अपने स्टेट के अंदर यानी कि ह्यूमन स्टेट के अंदर 1 हफ्ते तक रह सकते हैं 1 साल के अंदर। तो वहीं से द थिंग बोलता है क्या मतलब, मैं पूरे के पूरे 1 साल के अंदर 1 हफ्ता जो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह सकता हूँ। तो वैलेरिया बोलती है कि आई एम सॉरी अंकल बैन, लेकिन हम अभी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही। तो वहीं पे बैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे लिए ये भी बहुत है, मैं इसको कबूल करता हूँ। तो वहीं से रीड रिचर्ड आते हैं और बोलते हैं कि वेल एलेक्स, तुम्हें वो फार्मूला मेरे ख्याल से इसको दे देना चाहिए, क्योंकि बैन इस चीज़ का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है।
और उसी तरफ देखते हैं कि एलेक्स बेसिकली यहाँ पे द थिंग को वो फॉर्मूला देता है जो कि उन्होंने तैयार करा है उसको एक हफ्ते के लिए नॉर्मल इंसान बनाने के लिए। और एलेक्स बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ग्रेव, आप दोबारा से ह्यूमन बनने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।